ये कंटिन्यूएशन है। अ, अगर आप टर्की की कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहूँगी। अगर आप टर्की की कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन देखें 1923 से, कमालिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो टर्की में होता रहा, तो देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज। वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा या तो मिलिट्री कूच के बाद आए, उनको बनाया गया, या मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। वहां पे मिलिट्री ने अपने लिए डिफरेंट व्हीकल्स बनाए, मसलन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई वहां पे, जिसके जरिए वो रिकमेंडेशंस जो है भेजते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर हम एक्शन लेंगे आप पे। वहां पे भी वो सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म के नाम पे वो गार्जियन ऑफ द कमालिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो है जुडिशरी के साथ पॉलिटिकल क्लासेस को हमेशा अपने अंडर थंब रखा है। और यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली वही पैटर्न मिलेगा। मैं समझता हूँ इस वक्त चूंकि जो एक्सप्रेशन के जो एवेन्यूज है वो काफी है। सोशल मीडिया पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया को गाइड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आवाज दबा नहीं सक रहे। इस वजह से ये कुछ ज्यादा ही लाउड डिस्कशन हो रही है। और मैं समझता हूँ इसमें कुछ जो पॉलिटिकल क्लास एक कम से कम, जो मैं नहीं कहूँगा कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो एस्टैब्लिशमेंट से नाराज है फॉर सम रीजंस, उन्होंने भी जो शोर मचाया और उन्होंने भी जो मोरल हाई ग्राउंड क्रिएट किया है, उससे भी एक उनका जो मोरल कम से कम लेजिटिमेसी है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। आपकी जो बात है मैं उस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए इस वक्त प्रैक्टिकली 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद जो हाइब्रिड निजाम था वो उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। लेकिन सो व्हाट, क्या होगा? देखिए स्टेट, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो 3 पिलर से खड़ी होती है। नंबर 1 इज लेजिटिमेसी, नंबर 2 इज अथॉरिटी, नंबर 3 इज द पावर। पावर कम्स इन द लास्ट। अगर लेजिटिमेटली आप गवर्नमेंट बनाते हो या कोई भी सिस्टम बनाते हो तो आपको अथॉरिटी भी है, देन यू ड्राइव, देन यू एक्सरसाइज द पावर। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सारा जो पूरे का पूरा गुम्बा खड़ा हुआ है वो पावर पे खड़ा हुआ है, और वो पावर जो है वो कोई लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर नहीं, वो रॉ मस्कुलर और कोआर्सिव पावर है जिसपे ये पूरा निजाम खड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि पीपुल्स पार्टी वाले भी खुश हैं, बावजूद अपनी करप्शन के जो भी उन्होंने किया है, वो भी चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं स्पेस मिले हमको। सिमिलरली शायद शरीफ भी कहीं कहीं बोलते हैं कि वोट को इज्जत। तो बुनियादी बात जो है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर जो है, उसमें जो बैलेंस है जो बहुत, अब मैं कहता हूं कि एक्सट्रीमली वो प्रो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट शिफ्ट हुआ है, उसको लेजिटिमाइज करने की एक कोशिश है जो मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोड बैक से ठीक होगी। मैं नहीं समझता कि किसी जज में आज या 27 या 26 अमेंडमेंट से पहले भी जरूरत थी कि वो डिफेक्टो जिस तरह चला रहे थे इस हाइब्रिड निजाम को, उसको रोक सकते। आपको पता है कि यहाँ एनार्की तो 2022 से ही शुरू हो गई थी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। तो अब वो उस वक्त तो 26 अमेंडमेंट नहीं थी, उस वक्त तो जो सिस्टम चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ताकत के दौर पर चल रहा था, और कोई जज साहब की जरूरत नहीं थी कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या वो एनफोर्समेंट ऑफ रेट अपनी जो है वो दिखाए। तो अलमिया जो है वो यही है कि जब तक मैं समझता हूँ कि मैस पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं होगा, जब तक जो जिस तरह टर्की में हुआ, जिस तरह बहुत से मुल्कों में हुआ, टर्की में 2016 में, उससे पहले 2007 में उन्होंने जनरल्स को ट्राई किया, उस वक्त भी अटेम्प्ट हुआ था। 2016 में उन्होंने वैस स्केल पे जनरल्स को और
बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को ट्राई करके पॉलिटिकली पावर रिक्लेम किया। आई डोंट एग्री विद अर्दोगान की जो अपनी जो कल्चरल और जो सोशल पॉलिसीज है वो अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने कम से कम पॉलिटिकल क्लास को काफी सिक्योर किया। लेकिन मुसीबत जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा हमारी जो अपॉर्चुनिस्ट और मैं समझता हूँ कि आई एम सॉरी टू से दिस, बिकाऊ माल है हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो मसला है हमारा। सबसे बड़ा मसला यही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ एक कंसेंसस है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये कंसेंसस है कि जुडिशरी को आजाद होना चाहिए, बावजूद जिस तरह मुइज ने बोला कि जजेस ने ब्लंडर्स की, जजेस ने अपना वकार खो दिया, फिर भी लोग चाहते हैं बिकॉज नो स्टेट कैन रन विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे एनफोर्स करोगे, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे रेगुलेट करोगे? विदाउट जुडिशरी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती आपकी। विदाउट इफेक्टिव आपका जो लीगल सिस्टम है, कौन आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? इंडिया में $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पे $2 बिलियन की भी नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कौन आएगा? तो वो जो अकीलेस हील है, वो जो फॉल्ट लाइंस है, जो सिस्टमिक है, स्ट्रक्चरल है, वो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको पेसिमिस्टिक शायद लग रहा होगा बोलते हुए, लेकिन मैं इस पॉलिटिकल लीडरशिप से जो बुरी तरह करप्शन और कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से फेल हो चुकी है, इससे कोई उम्मीद नहीं है। और अब जो मामला है वो मैं नहीं समझता कि आप 26 अमेंडमेंट को अंडू भी कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये शिफ्ट जो है ये सोशो पॉलिटिकल शिफ्ट है। इस सोशो पॉलिटिकल शिफ्ट को जब तक हम रीबैलेंस नहीं करेंगे, और जिस तरह ऑरेंज रेवोल्यूशन और बहुत सारे रेवोल्यूशन आए जहां मिडिल क्लास ने वोट मिली, सिविल सोसाइटी निकली था, जहां पे शायरों ने और अदीबों ने और लिखने पढ़ने वाले पब्लिक ओपिनियन मेकर्स ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, हम जब तक सोचेंगे कि शायद जरदारी या इवन आई एम सॉरी इमरान खान, तो मैं नहीं समझता वो अपनी बार्गेन के लिए जो भी कर रहे हैं अपनी बार्गेन के लिए कर रहे हैं। आपने देखा 2016 में यही राहिल शरीफ, यही आईएसआई में चीफ, यही पूरी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी थी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसको पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी माइनस पीटीआर वो सब साथ खड़े थे, एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मजबूरन उन्होंने साकिब निसार के जरिए जो है वो इमरान खान को पनामा पेपर्स में आउट किया। तो अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप आज भी खड़ी हो जाए, ये क्या करेंगे बताएं मुझको। बल्कि मैं तो इस हद तक इजाजत देने कहूंगा, अगर 40-50 जजेस इस्तीफा देंगे और मुईद और हम जैसे लोग निकल आए, 10-15 हजार 20,000 लोग आप निकल आए, ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोरल अथॉरिटी नहीं है इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक है, गोली चलाएंगे आपने नहीं, आपकी मुल्की को। तो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जो है इस वक्त लाइव है, सिर्फ जो है मायूसी इस वजह से है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमको बहुत ज्यादा पीछे किया।